अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फ़िटनेस मेंटर। मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे आसिम जमील साहब की डेथ हुई थी, तो उसके बाद जी मुझे बहुत सी क्यूरीज़ आने लग गई हैं कि उनको जो बीमारी थी डिस्लेक्सिया, उसके बारे में कुछ बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम जनरली डिस्लेक्सिया के ऊपर बात करेंगे कि ये बीमारी क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे डायग्नोज़ किया जाता है और इसके जो है ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। फीमेल होम बेस्ड वर्कआउट, जिम बेस्ड वर्कआउट, फैट लॉस, वेट गेन, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स, किड्स ग्रोथ एंड फिटनेस, पेरेंटिंग गाइडेंस, एथलीट ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग एंड मैनी मोर। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिस पे बच्चे को लर्निंग के अंदर जी मुश्किलात पेश आती हैं। वो प्रॉपरली जो है रीड नहीं कर सकता है। बच्चा जो है राइटिंग में उसको प्रॉब्लम आती है, स्पेलिंग्स को याद करने में उसको मसला आता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्पीच, साउंड्स में बच्चे को जी मसला होता है, डिफरेंट साउंड्स को वो पिक नहीं कर सकता। मोस्टली जी स्कूल में जाके जी बच्चे का जो है ये प्रॉब्लम जो है ये सामने आती है। सिर्फ एक लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से इसको रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग्स वगैरह में इशू आता है। इसकी जो इंटेलिजेंस है वो अफेक्ट नहीं होती। इंटेलिजेंस लेवल जो है इसका जो है वो बाकी बच्चों की तरह ही होता है। इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बच्चों का लर्निंग एबिलिटी तो डेफिनेटली जो है वो मुतासिर हो रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि उसके अंदर कुछ बिहेवियरल इश्यूज जो है बच्चे में आ जाते हैं। इसके अलावा वो एंजाइटी और डिप्रेशन में भी चला जाता है और उनकी इंटेग्रिटी और सेल्फ स्टीम जो है वो भी हर्ट होती है इससे। अब जी इसकी टाइप्स पे बात कर लेते हैं। 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं जी। एक प्राइमरी है, दूसरा जो है सेकेंडरी है और तीसरी जो है वो ट्रॉमेटिक है। प्राइमरी में ये होता है जी इसको जी बच्चे को जेनेटिक्स में जो है वो मिलती है, यानी कि आपके जेनेटिक्स में माँ बाप में से कोई एक जो है वो कैरियर होता है और वहाँ से जी इसको जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। ये जी लाइफ लॉन्ग चल सकती है, पूरी लाइफ के लिए, और हो सकता है कि ये प्रॉपरली जो है वो सारी उम्र तक जो है वो ट्रीट ना हो। दूसरा जो है ये सेकेंडरी है। इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जी अगर ब्रेन की डेवलपमेंट में जो है कोई कमी रह जाए, कोई मसला आ जाए, तो फिर जी ये बच्चे में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो इनमें सेकेंडरी का इशू होता है तो उसमें ये होता है कि जब बच्चा जो है अपनी जो है मेच्योरिटी में जाता है तो कुछ बच्चों में जी ये रिवर्स भी हो जाती है और ये ख़त्म भी हो जाती है। तीसरी है जी ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक ये है जी वो किसी भी एज में हो सकती है। अगर तो किसी को भी किसी हेड पे किसी जगह पे इंजरी हो गई है ब्रेन के अराउंड, तो उससे भी जो इनको ये डिसलेक्सिया का इशू जो है वो आ सकता है। अब इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। कॉजेज़ का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कुछ इसमें जेनेटिक्स के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बीमारी बेसिकली हमारा एक जीन है उसके साथ लिंक्ड होती है, यानी कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जी जो एक प्रोसेसिंग करता है रीडिंग को, राइटिंग को और लर्निंग के लिए, बेसिकली ये उसको अफेक्ट करती है। जैसा मैंने पहले इसके टाइप में बताया था कि इसकी तीसरी टाइप जो है ट्रॉमेटिक है, तो ये किसी भी एज में हो सकती है। अगर ट्रॉमा की सूरत में अगर कोई चोट लग जाए तो ये किसी भी एज के हिस्से में ये किसी को भी हो सकती है। अब जी इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स जी इसके किसी भी एज में सामने आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों को जब वो स्कूल में जाते हैं तो फिर जी ये चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। ये बहुत ही मुश्किल है कि स्कूल जाने से पहले आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन कुछ क्लूज़ ऐसे होते हैं जिनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे में डिसलेक्सिया की बीमारी है या नहीं। पहला क्लू ये है कि बच्चे को जो है याद करने में जो है वो ट्रबल आ रही होती है, प्रॉब्लम आ रही होती है। दूसरा ये है कि बच्चे को याद करने में, लिखने में जी वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो टाइम ले रहा होता है अपनी एज के अकॉर्डिंगली और बाकी बच्चों के अकॉर्डिंगली। तो वो एक टाइम ले रहा होता है। कोई भी अगर उसने लिखना है या कुछ पढ़ना है तो उसको प्रॉब्लम आ रही होती है। अब यहाँ से भी उसको एनालिसिस उसका कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें राइमिंग्स का चैलेंज भी आते हैं। अगर कोई राइमिंग वर्ड उसके सामने आएंगे तो उसको उसमें भी उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो किसी चीज़ बोलना चाह रहा है तो वो एक लंबा टाइम लेता है अपने वर्ड्स को बोलने के लिए। इसके अलावा बच्चे को जो कुछ डिफरेंट किस्म के जो इंटरलिंक्ड जो वर्ड्स होते हैं उसको भी रिकग्नाइज करने में मसला आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जी बैड है और डैड है, बच्चे को नहीं समझ आ रही होती कि ये बी है या डी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वो स्पेलिंग्स की मिस्टेक करता है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर जी रीडिंग इन्वॉल्व होती है तो वो उससे अवॉइड करने की, उससे छुपने की कोशिश कर रहा होता है। अगर तो बच्चे को लिखने में और पढ़ने में बाकी बच्चों के बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये भी एक साइन होता है।
किताब से अगर कुछ देख के लिखना है या व्हाइट बोर्ड से कुछ देख के कॉपी पे नोटबुक पे लिखना है तो बच्चे को उसको कॉपी करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके अलावा जी बच्चे को याद करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ अगर वो मेमोराइज कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उसको वो भी बोलने में जी वो प्रॉब्लम आ सकती है। और एक बहुत ही बड़ा मसला ये है कि बच्चे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई प्रॉपर जो है राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे होते। तो इन चीज़ों से ये आप क्लू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया का इशू है। अब जिसके डायग्नोसिस को ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डिसलेक्सिया को डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक हेल्थ प्रैक्टिशनर को डिफरेंट जो है वो टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लाइक वो आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछ सकता है, बच्चे की जो होम में जो घर में जो लाइफ चल रही है लाइफ वो कैसे गुजारता है। इसके अलावा अर्ली जो डेवलपमेंट है उस फेज में जो है क्या चल रहा था वो ये पूछते हैं। कुछ ये डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग रीडिंग की और राइटिंग की करवाते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जो है टेस्टिंग वो की जाती है, बच्चे की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है और ये कुछ ओरल लैंग्वेज के कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जिससे जो है ये डायग्नोस किया जा सकता है। अब जिसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अर्ली एज के अंदर आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अगर ये इनिशियली इसको आइडेंटिफाई ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ भी सकती है और हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है बच्चे की कभी भी ख़त्म ना हो। वो बच्चे जिनको इनिशियली जो है वो सपोर्ट मिल जाती है अपने टीचर की तरफ से, जो है जो प्रॉपर जो इसके जो मेंटोर्स होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जब उसे वहाँ पे सपोर्ट मिलती है एक्स्ट्रा रीड करने के लिए और राइटिंग के लिए, लर्निंग के लिए, तो उसको बच्चे का जी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसकी जो सेल्फ इस्टीम है उसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। बच्चा जी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता, बच्चा इनकरेज होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसको लर्न करने में जी बहुत ही आसानी होती है और वो जल्द से जल्द जी अर्ली स्टेजेस में अगर कर ले तो इसको कॉप अप कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड जी जिन बच्चों को ये बाद में लेट जो ट्रीटमेंट का किया जाता है तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को पिक करने के लिए, तो ये एक इसके अंदर बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इसको अर्ली स्टेजेस पे इसको ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए जी स्पेसिफिक जो एजुकेशनल जो ट्रेनर्स हैं वो इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चे की जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है एक प्रैक्टिशनर को उसका जो ट्रीटमेंट का जो टारगेटेड प्लान है उसको डिज़ाइन करने के लिए। टीचर जो नॉर्मली जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जी वो कुछ जो है वो हियरिंग की जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं, कुछ टचिंग की इन्वॉल्व करते हैं, कुछ विजन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व करते हैं जो बच्चे को जी सपोर्ट देती है। और जब बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना स्टार्ट कर देता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, तो वो किसी भी तरह की जो है परेशानी में, एंजाइटी, डिप्रेशन में या कोई बिहेवियरल इशू में वो नहीं पड़ता और वो इसको इम्प्रूव कर लेता है। तो जी मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।